चे पोलीस आयुक्त, रेंज आयजी, एसपी आणि सर्व वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत मी घेतला। एकूण घटनाक्रम आणि त्यानंतर केलेली कारवाई या सगळ्या गोष्टींच्या संदर्भातला हा आढावा होता। मुळातच काही गोष्टी मी सभागृहात देखील या संदर्भातल्या स्पष्ट केल्या होत्या की एक जी काही औरंगजेबाची कबर सकाळी जाळण्यात आली आणि त्याच्यानंतर काही लोकांनी तक्रार केली, पोलिसांनी तक्रार देखील ती दाखल करून घेतली। मात्र या ठिकाणी कबर जाळत असताना कुराणच्या आयत लिहिलेली चादर जाळली, अशा प्रकारचं एक भ्रम तयार करून काही लोकांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एक अपप्रचार केला आणि त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात जमाव संध्याकाळी तयार झाला। जमावाने तोडफोड केली, दगडफेक केली, गाड्या फोडल्या, लोकांवर हल्ला केला। पोलिसांनी जवळपास 4-5 तासामध्येच या संपूर्ण दंगलीला आवर घातला। त्याकरता अश्रुधुराच्या नळकांड्या असेल किंवा त्या ठिकाणी इतर प्रकारच्या प्रतिबंधात्मक ज्या गोष्टी करण्याची आवश्यकता होती त्या सर्व गोष्टी या पोलिसांनी केल्या। या घटनेचे जेवढे CCTV फुटेजेस अवेलेबल होते किंवा खाजगी लोकांनी देखील जे काही आपल्या मोबाईलवर चित्रीकरण केलं ते चित्रीकरण असेल, काही पत्रकारांनी चित्रीकरण पोलिसांपर्यंत दिलेलं आहे। अशा सगळ्या चित्रीकरणामध्ये जे दंगेखोर दिसत आहेत त्यांच्यावर अटक करण्याची कारवाई पोलिसांनी सुरू केली आहे। 104 लोक आत्तापर्यंत आयडेंटिफाय झाले आहेत, ज्यामध्ये 92 लोकांना अटक केली आणि 18 वर्षाच्या खालचे विधी संघर्षित असल्यामुळे त्यांच्यावर ज्या प्रकारची कायद्याने कारवाई करता येते ती कारवाई करण्यात आली आहे। आणि अजूनही हे आयडेंटिफिकेशन चाललेलं आहे। याहीपेक्षा जास्त लोक हे या ठिकाणी अटकेमध्ये घेण्याचा पोलिसांचा मानस आहे। जो व्यक्ती दंगा करताना दिसतोय, दंगेखोरांना मदत करताना दिसतोय, अशा प्रत्येकावर कारवाई ही करण्याची मानसिकता या ठिकाणी पोलीसची आहे। त्या दृष्टीने पोलिसने कारवाई सुरू केलेली आहे आणि यासोबत मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियाचं ट्रॅकिंग करून ज्या लोकांनी ही घटना घडावी किंवा ही घटना ॲग्रिवेट व्हावी म्हणून पोस्ट केलेले आहे त्या सगळ्यांना दंगेखोरांसोबतच सहआरोपी बनवलं जाणार आहे। कारण त्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हा दंगा भडकवण्याकरता त्या ठिकाणी मदत केलेली आहे, त्यामुळे त्यांच्यावरही कारवाई केली जाणार आहे। जवळपास 68 पोस्ट या आत्तापर्यंत आयडेंटिफाय होऊन डिलीट झालेल्या आहेत आणि त्यांच्यावर कारवाई झाली आहे। अजून काही पोस्टची माहिती घेणं चाललेलं आहे आणि अशा प्रकारे ज्या लोकांनी भडकवणारं पॉडकास्ट केलं, ज्यांनी चुकीच्या पोस्ट टाकून अफवा पसरवून त्या ठिकाणी लोकांमध्ये एक पॅनिक तयार केलं, अशा सगळ्या लोकांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई होईल। ज्या लोकांचं नुकसान झालेलं आहे, गाड्या फोडणं, काहींच्या पार्शली गाड्या फुटल्या आहेत, त्या सगळ्यांना पालकमंत्र्यांनी स्वतः लक्ष घातलेलं आहे। त्या सगळ्यांना नुकसान भरपाई
येत्या 3 ते 4 दिवसात दिली जाईल आणि आता जो काही आपण काही निर्बंध घातलेले आहेत त्या निर्बंधांमुळे थोडं जनजीवनावर परिणाम होतो आहे, व्यापारावरही परिणाम होतो आहे. त्यामुळे ते लवकरात लवकर त्यात शिथिलता आणावी अशा प्रकारचा प्रयत्न आहे. पण त्याचवेळी पोलीस सजग राहणार आहेत आणि कोणीही दंगा करण्याचा प्रयत्न केला तरी देखील अतिशय कडक कारवाई केली जाईल. आत्ता जे काही नुकसान झालेलं आहे हे सगळं नुकसान दंगेखोरांकडनं वसूल करण्यात येईल. त्याची सगळी किंमत काढली जाईल आणि ते दंगेखोरांकडनं वसूल केलं जाईल आणि दंगेखोरांनी ते पैसे भरले नाहीत तर त्यांची प्रॉपर्टी विकली जाईल. अशा प्रकारे नागपूरमध्ये किंवा महाराष्ट्रात कुठेही या गोष्टी सहन केल्या जाणार नाहीत. नागपूरमध्ये तर एक नागपूरचा शांततेचा इतिहास राहिला आहे. 1992 नंतर नागपूरला कधीही मेजर अशा प्रकारचा इन्सिडन्स झालेला नाही. छोटे मोठे झाले असतील आणि म्हणून आता जर अशा प्रकारे दंगेखोरांना सरळ केलं नाही तर त्यांना अशी सवय पडेल. म्हणून याच्यामध्ये कुठलाही टॉलरन्स हा पोलीस विभाग करणार नाही. तशाच प्रकारच्या सूचना पोलिसांना दिलेल्या आहेत. आज जो नागपुर में दंगाइयों ने जिस प्रकार से दंगा किया उसके बारे में एक वरिष्ठ स्तर की बैठक मैंने की है. हमारे सहयोगी मंत्री बावनकुळे जी भी उसमें उपस्थित थे. किस प्रकार की घटनाएं हुई, उन घटनाओं में अगर कोई लैप्सेस थे तो वो क्या थे, उन घटनाओं को किस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया गया और घटनाओं के बाद अभी तक क्या कार्रवाई की गई, इसकी पूरी जानकारी मैंने प्राप्त की है. कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट. प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की. अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस उस संदर्भ में थे, वो भी मैंने पुलिस आयुक्त और जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन सबके सामने रखे हैं. मूल रूप से ये घटना जिस दिन घटी उस दिन सुबह औरंगजेब की एक प्रतीकात्मक कब्र जलाई गई और उसको जलाने के बाद कुछ लोगों ने उसके बारे में कंप्लेंट भी की. पुलिस ने नियम के अनुसार उस कंप्लेंट को एंटरटेन भी किया. लेकिन बाद में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए पॉडकास्ट और पोस्ट के माध्यम से ये औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र नहीं जलाई गई तो इस पर दरगाह की चादर लगाई थी और उसमें कुरान की आयतें लिखी हुई थी, उसको जलाया गया. इस प्रकार का एक झूठा प्रचार किया और लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया. शाम के समय नागपुर के कुछ इलाकों में लोग जमा हुए और दंगइयों ने पत्थरबाजी की, गाड़ियों को तोड़ा, दुकानों पर हमला किया और बड़े पैमाने पर नुकसान करने का काम किया. पुलिस ने भी अच्छी कार्रवाई की. 4, साढ़े 4, 5 घंटे में पुलिस ने इस पर पूरा काबू लाया. उसके लिए
आंसू गैस के गोले छोड़ने की बात हो या अलग अलग प्रकार से जो कार्रवाई करनी पड़ती है वो सारी कार्रवाई पुलिस ने की, जिसके कारण इसको काबू में लाया गया। इसमें बड़े पैमाने पर पुलिस घायल हुई। पुलिस के हमारे डीसीपी लेवल के 3 लोग और कुल मिलाकर 33 पुलिस के लोग और कुछ सिविलियंस और सारे कुल मिलाकर 40 लोग इस प्रकार से इसमें घायल हुए। उसके बाद पुलिस ने इन इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया। अभी उस दिन के बाद इन इलाकों में कोई घटना नहीं घटी है, शांति है। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेजेस हमारे पास उपलब्ध थे, अलग अलग लोगों ने वीडियोस दिए थे, उन वीडियोस को भी एनालाइज किया गया। पत्रकारों ने भी पुलिस के पास कुछ वीडियोस दिए, उसको भी एनालाइज करने के बाद जो दंगई है उनकी पहचान कर ली गई है। 104 लोगों को अभी तक पहचान कर पकड़ा गया है, जिसमें 92 लोगों को अरेस्ट किया है। 12-18 साल के अंदर के विधि संघर्षित बालक है, उनको उस कानून के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। और जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता, ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ये कार्रवाई चलती रहेगी। लगातार एविडेंस आ रहा है, उस एविडेंस के आधार पर ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। ये भी तय हुआ है कि ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है, इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिनकी गाड़ियों का नुकसान हुआ है, सरकार उनको मदद करने वाली है। जो भी हमारे नियम हैं, उन नियमों में बैठाकर हम लोग निश्चित रूप से उनको मदद करेंगे। अगले 7 दिनों में ये मदद करने की हमारी कोशिश होगी। और साथ साथ जिन लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए इस प्रकार के पोस्ट किए, जिसके कारण दंगे भड़के या दंगे भड़कने में या लोगों को भड़काने में जिनकी पोस्ट ने काम किया है, ऐसे लोगों को भी हम लोग सह आरोपी बनाएंगे, को एक्यूज बनाएंगे और उनको भी दंगे का आरोपी माना जाएगा। करीब 68 पोस्ट ये अभी तक आइडेंटिफाई करके उसको डिलीट किया गया है। कुछ आइडेंटिफिकेशन अभी भी जारी है। वो आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। नागपुर की एक अपनी संस्कृति है। 1992 के बाद नागपुर में कभी भी इस प्रकार के दंगे नहीं हुए। कभी छोटी मोटी घटना हुई होगी, लेकिन इस प्रकार से आगजनी करना, लोगों के गाड़ियों को तोड़ देना, पत्थरबाजी करना, ये किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा। और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ये हमने शुरू कर दी है और ये जारी ही रहेगी जब तक हम लोग ये जो दंगई है इनको सबक नहीं सिखा देते। विशेष रूप से जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, उनको तो निश्चित रूप से अपनी करतूत का भुगतान करना ही पड़ेगा। कड़ी से कड़ी धाराएं उन पर लगकर जब तक उनको कठोर से कठोर दंड नहीं होता, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। सर, क्या इसमें विदेशी
जा रहा है कि बांग्लादेश कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, मालेगांव कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, और क्या इसकी जांच नागपुर पुलिस के साथ साथ एनआईए भी कर रही है क्या? सर याला जोडून टेरर अँगल काय आहे का सर याच्यात? देखिए, इसमें अभी सारी तफ्तीश चल रही है। अब जो लोग अलग अलग प्रकार के पोस्ट करते हैं, उनमें से कुछ लोगों के पोस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई पड़ी है कि जो बांग्लादेशी लगती है, पर आज इसमें बांग्लादेशी एंगल है या विदेशी हाथ है, ऐसा कहना इस समय उचित नहीं होगा जब तक उसकी पूरी जांच नहीं हो जाती। इसलिए मुझे लगता है कि अभी जहाँ तक मालेगांव का सवाल है तो वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि जो पार्टियाँ मालेगांव की इनको मदद कर रही है, इन्होंने वहाँ पर जो ऑफिस खोला है, जो आरोपी है, तो वो कनेक्शन तो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। देखिए, अभी इसके बारे में आधिकारिक रूप से डॉक्टर उसकी घोषणा करेंगे, उसके बाद ही उस पर बोलना ठीक होगा। दंगा होने के बाद यूपी में जैसे बुलडोजर कार्रवाई होती है, तो नागपुर में भी वो दंगाई को अभी जब पूरी जो मामला स्पष्ट है सामने, तो क्या नागपुर में भी बालदरपुरा एरिया में बुलडोजर कार्रवाई होगी क्या? देखिए, महाराष्ट्र में हम लोग अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं। जहाँ बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहाँ चलेगा, जहाँ गलत काम होगा उसको रौंदा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सीपी सर के बाइट में कहा गया है, सीपी सर ने कि 80 लोगों में से 11 लोग, और आपने भी बताया कि विधि संघर्ष बच्चे हैं, तो ये फिलिस्तीनी पैटर्न है। तो हमारा एक लॉ है कि अगर 18 साल से कम बच्चा जो है वो गाड़ी चलाता है, कुछ एक्सीडेंट होता है या पकड़ा जाता है, तो माँ बाप मतलब उसकी सजा होती है। तो ऐसे में नहीं लगता अगर ये आगे रोकने के लिए ऐसा कुछ कानून बनना चाहिए? देखिए, अभी इसकी जांच होगी, और मैंने जैसे बताया कि हमारे पास अवेलेबल जितने कड़े से कड़े कानून हैं, उन कानूनों के तहत हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। 2012 में जब मुंबई में वायलेंस हुआ था, 2012 में क्या हालात पैदा हुआ था, उसमें महिला कांस्टेबल्स के साथ काफी अभद्रता की गई थी, इसमें भी वैसा ही है, एक सिमिलर पैटर्न लग रहा है कि देखिए, महिला कांस्टेबल के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, मैंने सीपी साहब को ये पूछा है, ऐसी परिस्थिति नहीं है। हाँ, महिला कांस्टेबल पर पत्थर फेंके गए, उनको आहत करने का प्रयास हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया में बातें चली है, मैंने उसके बारे में पुलिस कमिश्नर से जानकारी ली, और पुलिस कमिश्नर ने स्वयं उसकी जांच की है, और उनका कहना यह है उस प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं हुआ है। हाँ, ज़रूर, और ये भी गलत ही है कि महिला कांस्टेबल को घेर कर उनके ऊपर पत्थर फेंकना, तो उसके ऊपर वैसी कार्रवाई होगी। पूरा मामला सर, एक प्रश्न असा आहे, ज्या पद्धतीने नागपूरमध्ये आता नॉर्मलाइज झालं पाहिजे, कर्फ्यू जो आहे तो काही पोलीस स्टेशनमध्ये आहे, 2 तासाचं रिलॅक्सेशन दिलं होतं, ते पण मागे घेण्यात आलं, हे किती दिवसात हळूहळू टप्प्याटप्प्याने मला असं वाटतं की आसपासनं टप्प्याटप्प्याने हे पूर्ण काढून टाकणार, पूर्ण काढणार। या घटनेच्या माध्यमातून तुम्हाला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला गेला अशी चर्चा आहे। मला असं वाटतं की असं म्हणणं हा मूर्खपणा आहे। काही लोक अशा घटनांमध्ये राजकारण शोधतात आणि अशा प्रकारचं वक्तव्य करतात, त्या वक्तव्याला काही अर्थ नाही आहे। घटना गंभीर आहे, त्याला कुठलाही राजकीय अँगल नाही आहे। या घटनेमध्ये जे जे काही लोक इन्वॉल्ड आहेत, त्या लोकांना कठोर शासन दिल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही। कट रचण्यात आला होता का, प्री प्लॅन होतं का हे सगळं, आणि आता मास्टर माइंड कोण आहे असं वाटतं? नाही, असं आहे की काही इंडिकेशन जरूर आहे की काही ठिकाणी प्लॅन झालेला दिसतोय, म्हणजे काही ठिकाणी तयारीत लोक आहेत असंही दिसत आहे, पण जोपर्यंत याचा तपास पूर्ण होत नाही तोपर्यंत अधिकारिकरित्या हे म्हणणं योग्य होणार नाही। याचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर पोलीस आयुक्त याबद्दल पूर्ण माहिती आपल्याला देतील।
अजित पवार ने कहा है कि जो भी मुस्लिम भाइयों की तरफ आग दिखाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक इफ्तार पार्टी में अजित पवार ने बयान दिया है कल मुंबई। अजीत पवार जी ने क्या बयान दिया मुझे मालूम नहीं, पर जो भी अच्छा व्यक्ति है, देशभक्त है, देश के लिए काम करता है, वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उसके ऊपर कोई गलत आंख उठाएगा तो हम भी सहन नहीं करेंगे। लेकिन जो समाज को तोड़ने का काम करेगा, जो समाज में हिंसा करने का काम करेगा, उसको छोड़ेंगे भी नहीं। काँग्रेसची समिती आली होती, त्यांना दावा दिला नसल्यामुळे त्यांनी काही व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत जिथे पोलीस जे आहेत लोकांची गाडी परवानगी दिली नाही. गाड्या फोडताना दिसलाय पोलिसांचे व्हिडिओ मध्ये की पोलिस गाड्या फोडते. आपण म्हटलं की दंगाईकडून पैसे वसूल करणार आहात, तर जे पोलिसांनी जे गाड्या फोडल्या त्याला काय व्हेरीफाय करून असं आहे की शेवटी जेव्हा अशा प्रकारची धावपळ असते त्यावेळेस पोलीसही दंडा घेऊन मागे पळत असतात, एखादा दंडा कुठे मारतात, याचा अर्थ पोलिसांनी गाड्या तोडल्या वगैरे असं म्हणणं योग्य होणार नाही। मला असं वाटतं की किमान या बाबतीत तरी विनाकारण पोलिसांना टार्गेट करणं अतिशय चुकीचं होईल। पोलिसांनी नीट काम याच्यामध्ये केलं आहे, पोलिसांनी मार खाल्लेला आहे, त्यामुळे पोलिसांची बाजू आपण घेतली पाहिजे। काँग्रेसची समिती आली आज, ते राजकारण करता या मुद्द्यावर असं वाटतंय का? काँग्रेसची समिती किती गंभीर आहे याचं एकच उदाहरण मी देतो की ज्याच्यावर अकोला दंग्याचा आरोप आहे, त्या दंग्याचा आरोपी हा त्यांच्या समितीचा सदस्य आहे। म्हणजे आता दंगेखोर हे दंग्याची चौकशी करण्याकरता जर येणार असतील तर ही समिती म्हणजे अक्षरशः लांगुल चालन आहे, पाय चाटणे आहे। मुख्य आरोपी जो आहे त्याचं मालेगावशी कनेक्शन आहे असं म्हटलं जात आहे, काय माहिती आहे? मी सांगितलं मगाशी सांगितलं त्याच्यावर। बघा असं आहे की याच्यातला वेळ इतका कमी आहे ही घटना आणि त्याच्यानंतर झालेला की त्याच्यामुळे खूप इंटेलिजन्स आपल्याला मिळवायला वेळ होता आणि प्रिपेअर करायला वेळ होता, असं परिस्थिती काही दिसत नाही। हा असं म्हणू शकतो आपण की अधिक चांगला इंटेलिजन्स मिळवता आला असता, पण फेल्युअर असं नाही म्हणता येणार। काहीही परिणाम होणार नाही। आता तुम्ही नागपूरच्या आहात, नागपूर शांत आहे, काही अडचण नाही नागपुरात, आणि जी घटना झाली ती घटना एका भागात झालेली आहे। 60, 70, 80% नागपुरात काही घडलेलं नाही, लोकांचं जनजीवन पूर्ण सुरक्षित आहे, त्याच्यामुळे तो दौरा नीट होणार। बंद आहे सीसीटीव्ही बाबत काय करता येईल? मोठ्या प्रमाणात बंद आहे सीसीटीव्ही। नाही, सगळे CCTV सुरू करतोय आपण, त्याचं आपण त्याला पैसे देखील दिलेले आहेत, त्याची एजन्सी पण नेमलेली आहे, जे बंद आहेत ते सुरू होतील आणि आता नव्याने अजून त्याच्यामध्ये ॲडिशन देखील करतो। असं आहे, कुठलीही शहानिशा न करता बातम्या चाललेल्या आहेत आणि मी तुम्हाला सांगतो तो दुबईला जाऊ का अजून कुठेही जाऊ, पोलीस शोधून काढतील आणि त्याच्यावर कारवाई करतील म्हणजे करतील। प्रधानमंत्री जी का दौरा जिस प्रकार से तय हुआ है उसी प्रकार से होगा। आप सब लोग जानते हैं नागपुर में शांति है, 80% नागपुर के इलाके में तो इस दंगे का कोई असर भी नहीं था, 1 मिनट के लिए भी नहीं था। ये कुछ एरिया है जिस एरिया में ये एक प्रकार से कॉन्सेंट्रेटेड था और वहाँ पर भी अभी शांति है, इसलिए कोई प्रधानमंत्री जी के दौरे पर इसका असर नहीं है। वो दौरा जैसे प्रस्तावित है वैसे ही होगा। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।